नमस्कार। सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रश्न है और इसमें आरओ और एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न रहेंगे ये। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? जो घास स्थल हैं, उसमें जो वृक्ष हैं, पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस प्रकार से जो घास होती है उसको प्रस्तापित नहीं करेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में देखिए, कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यही रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी कारण जो है इसमें से कोई व्याख्या नहीं कर पा रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषदों की स्थापना या समाप्त करने की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषदें हैं जो राज्यों में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उनको हटाया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है? किस तरह से समाप्त करेंगे? अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। तो अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 169। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? कौन से क्षेत्र हैं जो आरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने की अनुमति नहीं है? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों के केंद्रीय भाग में, या राष्ट्रीय उद्यानों में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, वन्य जीव अभयारण्यों में, किसमें नहीं है की बात कही जा रही है? तो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में केंद्रीय भाग में कोई जीव भार इकट्ठा नहीं कर सकता है। लकड़ियां हैं, ये सब चीजें कटाना है, नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा घटक भुगतान संतुलन में निहित होता है? इसमें से जो चार चीजें दी हैं, कौन सा भुगतान संतुलन में निहित है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी रहेगा, इस सब में निहित रहता। इनमें से कौन सी CFL का पूर्ण रूप है? CFL का फुल फॉर्म कौन सा है? 5वां नंबर, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है CFL का पूरा नाम। भारतीय इतिहास में प्रचलित हाली पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो हाली पद्धति है भारतीय इतिहास में किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, या अशिक्षा से? ये बंधुआ मजदूरी से रहेगी, छठे का ए। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। मौद्रिक नीति के रूप में कार्यशील बैंक दर वह दर है जिस पर, जो मौद्रिक नीतियां हैं उसके अंतर्गत बैंक दर क्या है? एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, RBI पब्लिक को उधार देता है, RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, या भारत सरकार अन्य देश को उधार देता है? तो इसमें RBI जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक है, उनको उधार देगा मौद्रिक नीति के अनुसार। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से,
नक्कर्स से, इसको नक्कर्स ऐसे लिखेंगे, नक्कर्स से, एडम स्मिथ से, या इनमें से कोई नहीं। 8वां, तो 8वें का भी होगा नक्कर्स से। नेक्स्ट है, वर्तमान में बढ़ती भौतिकवादी संस्कृति के में पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है, क्योंकि देखिए भौतिकवादी सुख सुविधाएं तो बहुत लोग ले ही रहे हैं, ऐसी संस्कृति में पैकेजिंग की महत्ता बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है, यह उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। उपरोक्त सभी। 9वां नंबर है, प्रश्न नंबर 9 की बात हो रही है। तो पैकेजिंग तो ये सब करेगा, उत्पादों को सुरक्षा भी देता है, उत्पादों को आकर्षक बनाता है, उत्पादों की विश्वसनीयता बनाता है। उस पर जो लिखा तो वही देख करके पढ़ के हम लोग खरीद लेते हैं जाके। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? यह जो आर्द्र भूमि है, यह ऐसी आर्द्र भूमि जो बरसाती जमीन, उसकी बात कही गई है। हेतु उपयोगी है पोषक पुनर्प्राप्त एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को और मुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों की गाढ़ी नहीं, गाद है यहाँ पर, क्या हो जाएगा? गाद को कम करने हेतु, उपरोक्त सभी। 10वां, ये सभी रहेंगे। बरसाती भूमियाँ क्या करेंगी? पोषक पुनर्प्राप्त एवं पुनर्चक्रण हेतु काम करेंगी, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को और मुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों को गाद मुक्त करने हेतु उपयोगी हैं। उत्तर प्रदेश में निम्न में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद। उत्तर प्रदेश में जो एसटी है, तो एसटी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक की बात हो रही, सॉरी, सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी, बिजनौर। 11वां प्रश्न रहेगा, तो खीरी में ज़्यादा पाया जाता है, थारू जनजाति बहुत ज़्यादा है खीरी में। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से दिया है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, इसकी बात हो रही है। देवा की बात कही गई, बाराबंकी में है मौजूद। आला महोबा से संबंधित है, कर्मा मथुरा से, कजरी मिर्जापुर से। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 12वां प्रश्न है। तो भाई कर्मा ये मथुरा में नहीं है, मिर्जापुर कजरी है, आला महोबा से है, और देवा स्थान है जो बाराबंकी में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र की बात यहाँ पर कही गई है। नरौरा किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में, सुल्तानपुर में, रामपुर में, गाजियाबाद में। तो पहला ही सही रहेगा, बुलंदशहर में नरौरा है। 14वां प्रश्न देखें, निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है? जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 14वां प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन के आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति ही इसको हटाता है। सी नंबर से हो जाएगा। 15वां है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भैया माचिस कहाँ बनती है ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में, इसकी बात हो रही है। बरेली में, मुरादाबाद में, सहारनपुर में, या मिर्ज़ापुर। तो बरेली में पहुँचेंगे। दिया सलाई उद्योग इसका प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में। किसमें, कहाँ पर है? बरेली में। नेक्स्ट 16, मध्यकालीन इतिहास में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? जो बटाई शब्द है मध्यकालीन इतिहास में, इसका क्या अर्थ है?
धार्मिक कर है, लगान निर्धारण का तरीका है, धन कर है या संपत्ति कर है। तो लगान निर्धारण का तरीका है बटाई। बाकी बटाई शब्द खेतों देहात में जो ज़मीन दी जाती है किसी किसान द्वारा, तो उसमें बोता है, आधी वो पाता है, आधी मालिक पाता है, तो भी बटाई है। यहाँ पर जो इतिहास, मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो लगान निर्धारण का तरीका है बटाई शब्द। निम्न में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? कुछ खाद्य श्रृंखला दी है, इनमें से कौन सा सही है? एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा सही बताया गया है? तो इसमें डाइटम प्रयोग किया गया है, क्रस्टेशियाई प्रयोग किया गया और हेरिंग, यही 3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से कौन सा सही रहेगा? हम ज़्यादा भ्रमित नहीं करेंगे, तो इसमें पहला ही सही है। डाइटम है, फिर क्रस्टेशियाई है, फिर हेरिंग है। इसके बारे में डिटेल अलग से बता देंगे। इनमें से कौन सही सुमेलित है? मरखा घाटी नागालैंड में है, जफू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, संगला घाटी लद्दाख में है, युयांग घाटी सिक्किम में है। कौन सही है सुमेलित? तो इसमें से कौन सुमेलित होगा सही? 18वां प्रश्न है, तो ये है युयांग घाटी जो सिक्किम में है, और तो सब सही नहीं है। ये सही है, युयांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में है। और भाई बताएं, मरखा घाटी, जफू घाटी, संगला घाटी, सर्च करके बताएं, ये आपने पढ़ा हो। बाकी तो आंसर मिलते ही रहेंगे समय समय पे आप सभी को। इनमें से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित? ये राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, नेशनल पार्क्स नीचे राज्य दिए हैं इधर साइड में। कौन सही सुमेलित है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लिखा गया है, बांदीपुर कर्नाटक लिखा गया है, रोहला मध्य प्रदेश में लिखा गया है, और गिर उत्तर प्रदेश में लिखा है। यह गिर तो उत्तर प्रदेश में है नहीं। बात हो रही है 19वें प्रश्न की, इनमें से कौन सही है? तो 19वें प्रश्न में हम लौटते हैं, तो इसमें हम पाएंगे बांदीपुर जो नेशनल पार्क है यह कर्नाटक में है, और सब गलत है। बांधवगढ़ यहाँ नहीं पाया जाता, रोहला मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, गिरी तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी नहीं, गिर जानते हैं सभी गुजरात में है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? टिटनिस डीपीटी के अंतर्गत आएगा, क्षय रोग एटीएस के अंतर्गत आएगा, मलेरिया क्लोरोक्विनोन में उपयोगी है, स्कर्वी विटामिन सी में, स्कर्वी विटामिन सी के लिए उपयोगी है, मलेरिया क्लोरोक्विनोन में उपयोग, क्लोरोक्विनोन मलेरिया में उपयोगी है, बिल्कुल सही है। स्कर्वी के लिए विटामिन सी उपयोगी है, और टिटनिस भी डीपीटी में आएगा, डिप्थीरिया परटूसिस एंड टेटनिस, टिटनिस। तो पहला भी सही है और ये गलत हो जाएगा, क्षय रोग के लिए टीएस नहीं आ रहा। तो सारे चीज़ों को नहीं की बात करेंगे, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है, क्षय रोग वाला। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। इन कथनों पर विचार करना है। संत निम्बार्क जो थे अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंद से अत्यधिक प्रभावित थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई सही नहीं है। कहा गया संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, नहीं, ऐसा नहीं है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंद से अत्यधिक प्रभावित, ऐसा नहीं है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 22वां प्रश्न है, काली गर्दन वाला सारस, जो काली गर्दन वाला सारस है इसको कृष्णा ग्रीव सारस कहते हैं। उड़न गिलहरी को कंदली कहते हैं। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? इसकी बात हो रही, कौन से प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? केवल एक, एक और दो, केवल दो। देखिए, ये तो काली गर्दन वाला जो सारस है भारत में पाया जाता है, कृष्णा ग्रीव सारस के नाम से जाना जाएगा। उड़न गिलहरी भी कंदली है पाई जाती है भारत में। तो दोनों सही हैं, ठीक है। इसमें एक और दो दोनों रहेंगे।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 23वां प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार क्या करना है? फुफ्फुस धूलिमयता। फुफ्फुस धूलिमयता। नीमोकोनियोसिस से श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं। जो मुख्यतः चर्म शोधनशालाओं में कार्य करते हैं वह इस समस्या से ग्रसित होते हैं। इसमें कहा गया है जो चर्म शोधनशालाएं हैं जहाँ पर चमड़े का शोधन किया जाता है, ऐसी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनको फुफ्फुस धूलिमयता यानी कि नीमोकोनियोसिस रोग हो जाता है, ये कहा गया है। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक फफूंद द्वारा होता है, यहाँ पर ये भी कहा गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। ये दोनों कथन गलत थे। बात हो रही है सही है कि, तो दोनों कथन गलत होंगे। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? जब संथाल विद्रोह हुआ उसके बाद शांत हो गया। जब संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद कौन से औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया या किसी संथाली का गैर संथाली को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया? 24वां। इनमें से दोनों सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। जब संथाल विद्रोह समाप्त हुआ तो उसमें यह किया गया कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया और किस संथाली का गैर संथाली को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। अगला देखेंगे, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जब बढ़ती है तो तापमान में कमी हो जाती है। पृथ्वी की सतह से जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म होती है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऐसा होता है इसलिए क्या? तो इसमें एक सही हो जाएगा। ये है, केवल एक सही है। क्या सही हो जाएगा? सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म होती है, इसलिए। नेक्स्ट, तो जो ऊपर की बात करेंगे, जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? इसमें ऊपर गर्म होती है लेकिन तापमान में कमी हो जाएगी। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, पृथ्वी की सतह ऊपर की गर्म होती है, जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वायुमंडल में तो क्या तापमान में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये वाला सही हो जाएगा। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न थे भाई। जो लोग देख रहे हैं चैनल को फॉरवर्ड जरूर करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।